अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो कि ख़ुद एक मसालती किरदार अदा कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि कुछ अमन प्रोसेस में हिस्सा बन सके, तो वहीं चाइना ने भी उसको डायलॉग की टेबल पे बिठा दिया है और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। तो इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो इस वक्त ईरान इजराइल जंग है वो किस तरफ जाती नज़र आ रही है और इस सिलसिले में मज़ीद क्या पेशरफ्त है। आज जुमेरात का दिन है और ये अडयाला में मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया था अदालत की तरफ से, लेकिन मुलाकात तो कोई होती नहीं। लेकिन इस हवाले से पीटीआई कुछ नई हिकमत अमली पर गौर कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जनाब कुछ दीगर अहम खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या इस वक्त आलमी मंजरनामा है। आलमी मंजरनामे से जुड़ी अहम खबर यह है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप एक अहम कौम से खिताब करने जा रहे हैं और मुमकिन है कि जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हो उनका ये खिताब हो चुका हो, क्योंकि पाकिस्तानी और जो यूएसए का टाइम है ज़ाहिर है कि उसमें फ़र्क है। तो मैं एग्जैक्टली अभी नहीं कह सकती कि कितनी देर बाद उनका खिताब होगा, लेकिन बहुत से लोग इस पे कयासराइयाँ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस खिताब में क्या कहने जा रहे हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल इंसान है, तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वो कोई क्लेम करेंगे कि हमने जो था उनका एटमी प्रोग्राम तबाह बर्बाद कर दिया और हमने रजीम भी चेंज कर दिया, लिहाजा हम कामयाब हो गए, अब हम जंग ख़त्म करें। तो ऐन मुमकिन है कि वो कामयाबी का ऐलान करें और जंग ख़त्म कर दें। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 ये भी हो सकता है कि वो ये ऐलान कर दें कि जनाब हम इत्तेहादियों से नाराज़ हैं, हम नेटो से निकलना चाह रहे हैं, या हम जो है अभी मज़ीद कोई इसके ऊपर हमले जारी रखेंगे। तो कोई इस हवाले से भी वो ऐलान कर सकते हैं कि हम अकेले लड़ते रहेंगे। तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक अनप्रडिक्टेबल इंसान है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तो उन्हें बहरहाल पता चल चुका है कि जंग में मज़ीद उनके हाथ अब कुछ आने वाला है नहीं। जो उन्होंने नुकसान कर सकना था वो कर चुके हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली जिसको वो विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट कर सकें। और दूसरी तरफ नाकामियों का एक ढेर है जो उनके साथ इस वक्त चिपक चुका है, जिसमें ऑफ कोर्स एक तो जो एक शानो शौकत और जाहो जलाल को धचका लगा है वो अपनी जगह है कि जी अमेरिका की चौधराहट जो है उसको ठीक ठाक धचका लग चुका है कि भाई आप तो अपने आप को बहुत अनबीटन और ऐसे समझते थे कि जैसे आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, चौधरी हैं आप दुनिया के। और ईरान जैसे मुल्क ने जो कि 50 साल से पाबंदियों का शिकार था, उसने आपको तिगरी का नाच नचा दिया। दूसरा, जो एलाइज थे पुराने, जो एक इत्तेहाद था अमेरिका के साथ दुनिया के कई अहम ममालिक का, वो ख़तरे में पड़ गया है। बहुत से ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हैं और देखा जाए तो अमेरिका जो है वो एक तन्हाई का शिकार हो गया है। उसने ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसे तन्हाई का शिकार किया था आलमी दुनिया में, लेकिन अब देखा जाए तो ख़ुद अमेरिका जो है वो तन्हाई का शिकार होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि इस सिलसिले में एक अहम खबर ये भी है कि जो कीयर स्टारमर हैं, बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है, जिसके मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि वो 35 ममालिक से निगोसिएशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें वो ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की जो एक इस वक्त बंदिश है उसके खुलवाने के हवाले से मीटिंग करेंगे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो वो यूरोप और बाकी जो कंट्रीज़ नेटो की वो अमेरिका के छत्तर छाया में थी, तो ये उससे एक तरह से निकलने का भी ऐलान है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अमेरिका के अलावा अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, फ़ैसला कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मज़े की बात ये कि इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ वो हैं जो कि ज़ाहिर है कि इस जंग का हिस्सा नहीं है। तो इस बात का भी ऐन इम्कान मौजूद है कि ईरान इन कंट्रीज़ के साथ कुछ नरमी इख्तियार कर ले, क्योंकि ईरान का भी मौक़िफ़ यही है कि आबनाए हुर्मुज़ उन तमाम ममालिक के लिए खुली होगी जो हमारे दोस्त हैं और जो हम पे हमलावर नहीं हैं, और उनके लिए बंद होगी जो दुश्मन हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जो ईरान है वो इस हवाले से, अगर ये तमाम ममालिक मिलकर कोई ऐसा आप कह लें कि मुश्तरका बयान जारी करते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ हैं और ईरान की
ख़िलाफ़ जो ये जारहियत की गई है उसकी मज़म्मत करते हैं या उसके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं कि हमें वो जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की रास्ते गुज़रने दे। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर अगर वो कोई नेगोशिएशंस शुरू करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ईरान की तरफ से भी उसके ऊपर कोई पॉजिटिव जेस्चर आ जाए। आज ये भी खबरें आ रही थी कि मलेशिया का भी एक जहाज़ जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त दे दी गई है। तो चाइना हो उसे वो गुज़रने दे रहे हैं, पाकिस्तानी जहाज़ वो गुज़रने दे रहे हैं, शुरू में कुछ इंडिया के भी जहाज़ उन्होंने गुज़रने दिया और अल्टीमेटली अब कुछ और ममालिक को भी वो इजाज़त अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जैसे वो कहते होते ना पर्सन टू पर्सन रिलेशन, तो इसी तरह कंट्री टू कंट्री वो देख कर इजाज़त दे सकते हैं। वैसे मैं इसमें रिकमेंड करूँगी कि आप ऑन अली खोसा ने जो इसके ऊपर एक बड़ी दिलचस्प वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखें। अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं यहाँ पे प्ले कर देती। वो इस बात से बड़ा रिलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हर मुल्क जो है वो अपने तौर पर ईरान के साथ डील कर सकता है। तो ये अब बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी एफर्ट होगी, देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में जो किरदार अदा किया है ईरान के अंदर, इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की अवाम की मोहब्बत है ईरान के साथ उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जितने भी हमारे ईरानी सहाफ़ियों से बात होती है वो यही हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव जज्बात हैं और अब तो इवन जो ये लोग बाहर निकलते हैं, आपको पता है रैलीज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे इज्तिमात करते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा उन्होंने पाकिस्तानी झंडे लहराए हैं और उनकी जो ख़वातीन हैं उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की और उर्दू में लिखे हुए बैनर्स भी उठाए हुए थे। तो उन्होंने ये महसूस किया कि इस मुश्किल वक्त में जबकि उनके ऊपर एक मुसल्लत की गई जंग, तो उसमें जो पाकिस्तान है उसने उनके साथ कितनी हमदर्दी दिखाई और उनके साथ पूरा जिसको कहते हैं कि एक सपोर्ट का इजहार किया। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की अवाम की तरफ से तो ख़ास तौर पर बिल्कुल जिसको कहते हैं खुल के इजहार किया गया। तो ये ज़ाहिर है हुकूमत ने भी डिप्लोमेसी के ज़रिए कोशिश की है कि ईरान को उस तरह से अकेला ना छोड़े, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करे, लेकिन हुकूमत साथ डिप्लोमेसी में कोशिश ये भी कर रही थी कि बाकी लोगों को भी नाराज़ ना करे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो बहरहाल जिसको कहते हैं ना गैर मशरूत तौर पर ईरान के साथ हमायत कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ईरानी अवाम जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की भी पाकिस्तानी अवाम की भी शुक्रगुजार नज़र आती है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना मज़ीद क्लोज़ हुए हैं रिलेशनशिप्स ईरान और पाकिस्तान के। लेकिन बहरहाल जो एक असर हमें नज़र आता है इस वॉर की वजह से पाकिस्तान के अंदर, वो तो हमें नज़र आ रहा है। स्कूल अगरचे खुल गए हैं लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि स्कूल हफ्ते में 5 दिन नहीं बल्कि हफ्ते में 4 दिन खुले जाएंगे। प्राइवेट स्कूल तो वैसे भी 5 दिन खोले जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स पूरे 6 दिन खुलते थे, लेकिन अब उन सब के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे स्कूल्स के लिए 4 दिन का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है कि आप खोल सकते हैं रेगुलर, जबकि जुमे के दिन से हफ्ते इतवार के दिन स्कूल बंद रहेंगे। अब उनमें से बाज़ जगहों पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो शायद जुमे वाले दिन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का अहतमाम कर लेंगे एक दिन की, लेकिन ये भी तवानाई बचत प्लान के तहत जो है वो एक सारा बनाया गया। अच्छा, इसके ऊपर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं देख रही थी कि गुफ्तगू हो रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि मार्च के महीने में 25% ज़्यादा पाकिस्तानियों ने पेट्रोल जो है वो कंज्यूम किया है। यानी मार्च के महीने में स्कूल्स बंद किए गए और वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी के लिए भी अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर हमने देखा कि कैंपेन्स चलाई जा रही थी हुकूमत की तरफ से। तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी सूरत हाल ये हुई कि 25% ज़्यादा जो था वो फ्यूल कंज्यूम हुआ। तो इसके ऊपर बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर बात हो रही थी कि जनाब बतौर कौम, बहैसियत कौम हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि अगर हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हमारे ऊपर बहुत दबाव आ गया है कि हमें ज़्यादा डॉलर्स देकर ज़ाहिर है पेट्रोल ख़रीदना है, तो वहाँ पर हमें पेट्रोल की बचत करनी है ताकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ऐसे में उल्टा हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए। वैसे मैं इस बात के तो हक़ में हूँ कि आपको, वैसे भी मैं तो वैसे उस माइंडसेट की बंदी हूँ जो कहते हैं ना कि अगर आधा सफ़ा खाली है तो भाई ये आधा सफ़ा क्यों छोड़ना है, इसके ऊपर भी कुछ लिख लो, बैक पे भी लिख लो। तो मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि जो मैक्सिमम आपकी चीज़ें हैं उसको वेस्ट ना किया जाए और उनको इस्तेमाल में लाया जाए। तो मैं तो खुद इस बात की हामी हूँ कि
जो एनर्जी क्राइसिस हो या ना हो, अदरवाइज़ भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो ये मार्च में ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने की बात है, तो उसकी मेरा ख़्याल है वजह एक ये थी कि मार्च के महीने में ईद भी आई और रमज़ान का ज़ाहिर आखिरी अशरा भी था। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाज़ारों का रुख करते हैं ख़रीदारी के लिए, और रात गए तक ख़रीदारी चलती रहती है। फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, एनर्जी यानी बिजली वगैरह ज़्यादा हर चीज़ इस्तेमाल होती है। फिर ऐसे में जब मार्केट्स देर तक खुली होती हैं, फिर जब छुट्टियां होती हैं ईद की, तो फिर ज़्यादातर लोग तफरीगाहों का रुख करते हैं, आबाई इलाकों में जाते हैं, मिलने मिलाने का सिलसिला बढ़ जाता है क्योंकि छुट्टियां होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजूहात की बिना पर ज़्यादा फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग तो मरी वगैरह, सवात वगैरह चले जाते हैं कि भाई नॉर्दर्न एरियाज़ चले गए छुट्टियां मनाने के लिए, तो इस वजह से फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। मेरा ख्याल है कि जो ये मार्च के महीने में ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन की बात थी, उसकी वजह ये थी कि ईद और ईद के साथ जो रिलेटेड चीज़ें थी उस वजह से शायद ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को आगे ऑनवर्ड्स जो है वो सीरियसली देखना चाहिए, और जो एनर्जी की बचत है उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल जी, ये सिलसिला है। अच्छा, उसके अलावा जो अरब ममालिक हैं उनको भी बड़ी भारी पड़ रही है ये जंग, और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 186 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस जंग के नतीजे में सिर्फ अरब ममालिक को। तो बड़ी भारी जंग पड़ रही है, और इसीलिए अब हर कोई ये चाहता है कि जल्द अज जल्द इस जंग का कोई अंजाम हो और बात ख़त्म हो, ताकि दुनिया नॉर्मल हो सके। लेकिन अब ईरान जो है वो बिगड़ा बैठा है, और वो कहता है भाई हम अब इस तरह नहीं, अब जब जो होना था वो तो हो ही रहा है, हो चुका है, तो अब हम इस तरह बगैर किसी लॉजिकल एंड के इसको ख़त्म नहीं करेंगे कि आप तमाशा बनाए रखें, जब दिल करे मुंह उठा के हम पे हमला कर दें, तो ये नहीं होगा। अब तो प्रॉपर गारंटी के साथ बात होगी, अदरवाइज़ किसी को मुज़ाकरात नहीं करने हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम फिर अपनी अब जो शराइत है उसी के ऊपर जंग बंद करेंगे, और उसमें सबसे पहली चीज़ उनकी ये है कि इस चीज़ की एश्योरेंस दी जाए कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो ये एक जो है वो बड़ी वाज़े उनकी तरफ से शर्त है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के दरमियान आपने देखा कि पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा था कि कुछ सालसी हो जाए ये वो, लेकिन मीनवाइल वो चाइना को भी इस बारे में ऑन बोर्ड लेना चाहता था। इसहाक डार साहब भी गए, फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि उन्होंने ब्रॉडर सी एक स्टेटमेंट दी पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई इस मुलाकात में, और वो थी कि चाइना की तरफ से ये भी पाकिस्तान को कहा गया कि आप भी अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो मामलात हैं उनको भी नॉर्मलाइज़ करें और उनको भी बातचीत के ज़रिए हल करें। तो वो जो एक जंग बीच में आपने देखा कि थोड़ा सा ईद ब्रेक आया, फिर उसके बाद दोबारा कुछ सिलसिले शुरू थे, लेकिन चाइना ने इंटरवीन किया है और उसने कहा है कि आपको अब इस जंग को भी बंद करके मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ किया है, और चाइनीज़ शहर इरमची में जो है वो मुज़ाकरात इनिशियली हुए भी हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, और ये यानी आप कह लें डिप्लोमेटिक सतह के मुज़ाकरात हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टार्ट हुए हैं। अभी उस पर क्या बातचीत हो रही है उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल जहाँ एक तरफ ये बातचीत चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जंगबंदी हो चुकी है। आज की भी खबर ये कि बजौड़ में जो पाकिस्तानी और अफ़गानी फोर्सेस हैं उनके दरमियान सरहदों के ऊपर झड़पें हुई हैं। तो ये भी अभी मामला बीच में एक चल रहा है कि एक तरफ ये झड़पें भी चल रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हुए हैं। याद रहे कि जो मुश्तबा खामेनाई है उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान से कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को भी अपने मामलात को सेटल करना चाहिए। ऑलरेडी रीजन जो है वो बड़ी मुश्किल में है। अच्छी बात है कि चाइना के कहने पर ही सही अगर बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये तो वही बात है कि जो ख़ुद PTI भी आपको कह रही थी, अपोजिशन का भी यही मुतालबा था कि आप बातचीत के ज़रिए मसले को हल करें, तो उसके ऊपर जो है वो उन्हें गुस्सा करके बिठा दिया जाता था कि आपको अफ़गानिस्तान की ज़्यादा पड़ी है तो फिर आप अफ़गानिस्तान चले जाएं। तो बहरहाल चलें, आपने अपोजिशन की तो नहीं सुनी, कम से कम आपने चाइना की सुन ली और आप बैठ गए बातचीत के लिए, तो अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कि उससे अमन भी हासिल हो सके
اور پاکستان کے مفاد میں ہو جو بھی ہو، اس سے پاکستان کو امن بھی ملے اور خطے کو بھی امن ملے اور مفاد میں ہو چیزیں جو بھی ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں چائنا جو ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا ہے یا پھر وہ افغانستان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کرے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. لاسٹلی جی جمعرات کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی ایک لسٹ بھیج دی گئی ہے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ملاقات تو کسی کی ہونی کوئی نہیں ہے. تو یہ ابھی جمعرات ہر جمعرات کی طرح گزر جائے گی. اب تو فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی تو لیڈرز کی ملاقات کہاں ہوں گی. لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ خاص طور پر جو ان کی آپس میں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا بھی اس بات کے اوپر اب دباؤ بڑھا رہا ہے کہ سہیل آفریدی پہلے جب منتخب ہوئے وزیر اعلیٰ تو اس کے بعد وہ ریگولر ہر تھرسڈے کو جایا کرتے تھے، اور پھر 10-12 تھرسڈیز جانے کے بعد انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا کہ بھئی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور جا کے ان کا ایک وقت بھی لگتا تھا اور یہ تنقید بھی ہوتی تھی کہ زیادہ تر وقت وہ اسلام آباد نہیں پائے جاتے ہیں. تو اب دوبارہ سے اس چیز کے اوپر تنقید شروع ہو گئی کہ بھئی اب تو انہوں نے انٹرسٹ لینا ہی چھوڑ دیا، عمران خان سے ملاقات کی کوشش ہی چھوڑ دی، تو ایٹ لیسٹ انہیں جانا تو چاہیے. تو عین ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں دوبارہ سے سہیل آفریدی وقتاً فوقتاً اڈیالہ آیا کریں اور آ کے کچھ نہ کچھ وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھیں یا کوئی احتجاج ریکارڈ کرائیں، کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم ان کا وہاں آنا، آ کے وہاں پہ اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا، تھوڑی بہت وہاں پہ ایک میڈیا ایکٹیویٹی ہونا، یہ اٹ سیلف اس بات کا ایک نشان ہوتی ہے نا کہ بھائی آپ کو ایک پرواہ ہے، آپ لائیو رکھے ہوئے ہیں ایک ایشو کو. اگر آپ جانا ہی چھوڑ دیں تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ نے اسی طرح حقیقت حال کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ اب یعنی سوشل میڈیا کا بھی دباؤ آ رہا ہے کہ بھائی آپ تو بالکل ہی جانا چھوڑ گئے. یہی تنقید تو علی امین گنڈا پور پہ ہوتی تھی کہ وہ ملنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اب یہی تنقید ظاہر ہے سہیل آفریدی پہ شروع ہو جائے گی کہ بھائی آپ بھی ملنے کی اب کوشش نہیں کر رہے. تو ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جانا تو آپ کو چاہیے. اب بہنیں ہیں کتنی مہینوں سے آ رہی ہیں، ہر منگل کو پہنچتی ہیں، گرمی سردی روزے عید ہر موقع پہ پہنچی ہیں. نہیں ملاقات ہونی تھی، انہیں بھی پتا تھا، لیکن وہ پھر بھی آتی ہیں، آ کے 12 بجے تک بیٹھتی ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ 12 بجے تک بیٹھ کے بھی ملاقات نہیں ہوتی، پھر بھی وہ بیٹھتی ہیں. تو ایک پورے ایشو کو الائیو تو رکھتی ہیں نا، ایک سچویشن کو جس کو کہتا ہے کہ آپ ختم تو نہیں ہونے دیتے، بھولنے تو نہیں دیتے. تو اسی طرح بھلے آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، آپ وہاں پر جاتے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی کنسرننگ چیز ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پالیسی میں آپ کو ایک چینج نظر آئے گا. سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کی طرف دوبارہ شاید آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تمام جی ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.